तलवार के दम पर एक साम्राज्य जीत तो लिया जाता है, लेकिन उसे चलाया कैसे जाए? जब जीत के जश्न का शोर थम जाता है, तब असली चुनौती की शुरुआत होती है। ये कहानी सिर्फ जंग जीतने वालों की नहीं है, ये कहानी है सल्तनत बनाने वालों की। उन आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने एक ऐसी सरकारी मशीनरी तैयार की जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। जरा सोचिए, एक तरफ तो जीत का परचम लहरा रहा है, पर दूसरी तरफ लाखों अनजान लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, और हर कोने में विद्रोह की एक चिंगारी सुलग रही है। यही तो वो सवाल था जो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले हर सुल्तान के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। देखिए, सल्तनत की जो असली जंग थी ना, वो सरहदों पर कम और अपने ही महलों में ज्यादा लड़ी जा रही थी। सोचिए, बाहर से मंगोलों का खौफ, अंदर साजिशें करने वाले अमीर और एक ऐसी आवाम जो सुल्तान को हमेशा एक बाहर वाले की नज़र से देखती थी। ये तो एक उबलते हुए कड़ाहे जैसा था, और इसी को एक मजबूत हुकूमत में बदलना असली चैलेंज था। तो इस मुश्किल का सामना करने कौन आया? तीन बड़े नाम सामने आते हैं, तीन आर्किटेक्ट्स। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन, जिसने लोहे जैसे अनुशासन से सल्तनत की नींव रखी। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सल्तनत की सरहदों को इतना फैलाया कि वो आसमान छूने लगी। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुधारक जिसके आइडियाज बहुत बड़े थे। ये लोग सिर्फ सुल्तान नहीं थे, ये थे सल्तनत के असली आर्किटेक्ट्स। किसी भी सल्तनत की सबसे पहली और सबसे जरूरी भाषा होती है ताकत, और दिल्ली सल्तनत के लिए ये ताकत थी उसकी फौज की करज। ये सुल्तान की लोहे की मुट्ठी थी। ये सिर्फ सिपाहियों की भीड़ नहीं थी, नहीं, ये सुल्तान की अपनी इच्छा शक्ति थी। एक ऐसी ताकत जो सल्तनत के किसी भी कोने में पहुंचकर किसी भी बगावत को कुचल सकती थी। लेकिन देखिए, एक बेकाबू फौज दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और इसी को काबू में करने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने एक सेंट्रल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और इसका जो हेड था आरिज ए मुमालिक, उसे आप आज के डिफेंस मिनिस्टर जैसा समझ सकते हैं, पूरी मिलिट्री मशीन का दिमाग। और ये कोई मामूली ऑफिस नहीं था। यहीं पर सैनिकों की भर्ती होती, उनके घोड़ों तक को चेक किया जाता, और हर एक सिपाही का पूरा कच्चा चिट्ठा रखा जाता था। ये एक तरह का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों को इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसका हेड आरिज ए मुमालिक कमांडर इन चीफ नहीं था, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर था। असली कमांड हमेशा सुल्तान के हाथ में। कंट्रोल का क्या जबरदस्त सिस्टम था ये। लेकिन लड़ाइयां सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती। असली खतरा तो महलों की दीवारों के पीछे और सल्तनत की तंग गलियों में छिपा होता था। सुल्तानों को यह बात बहुत जल्द समझ आ गई थी कि फौज बगावत को कुचल तो सकती है, पर उसे शुरू होने से नहीं रोक सकती। और इसके लिए जरूरत थी आग लगने से पहले ही धुएं को पहचान लेने की। उन्हें जरूरत थी हजारों आंखों और कानों की, जो हर साजिश, हर फुसफुसाहट की खबर उन तक पहुंचा दें। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया सल्तनत के इंटेलिजेंस नेटवर्क को। इसका जो हेड था बरीद ए मुमालिक, उसके जासूस जिन्हें बरीद कहा जाता था, वो एक मकड़ी के जाल की तरह पूरी सल्तनत में फैले हुए थे। बाजार में क्या अफवाह चल रही है, किस अमीर की हवेली में क्या खिचड़ी पक रही है, हर एक खबर सीधी सुल्तान तक। लेकिन सोचिए, सिर्फ जानकारी से क्या होगा अगर उस पर तेजी से एक्शन ही न लिया जाए। यहीं पर काम आता था दीवाने इंशा, यानी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। इसका हेड दबीर खास सुल्तान के सबसे सीक्रेट फरमानों को लिखता था और बिजली की रफ्तार से उन्हें सल्तनत के कोने कोने तक पहुंचाता था। यह सल्तनत का नर्वस सिस्टम था, जो सुल्तान के दिमाग को उसके हाथ पैरों से जोड़ता था। तो एक सल्तनत सिर्फ फौज और जासूसी के दम पर नहीं चल सकती। उसे खड़ा रखने के लिए दो और मजबूत खंभों की जरूरत थी, न्याय और खजाना। ये स्टेट के दो पिलर्स थे, न्याय की तलवार ताकि कानून बना रहे, और सिक्कों का बहाव ताकि फौज और पूरा सिस्टम चलता रहे। एक के बिना लोगों का भरोसा खत्म हो जाता, और दूसरे के बिना तो सल्तनत की सांसें ही थम जातीं। न्याय की ये तलवार थी काजी उल कुज़्ज़ात के हाथ में, जो सल्तनत का चीफ जस्टिस होता था। उसका काम सिर्फ सजा सुनाना नहीं था, उसका काम ये दिखाना था कि सुल्तान का राज सिर्फ ताकत का राज नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के कानून का राज है। इसी चीज से हुकूमत को एक तरह की मान्यता मिलती थी। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना ये पूरी मशीनरी ठप पड़ जाती, पैसा। सल्तनत के खजाने को भरने
और उसे खाली होने से बचाने के लिए भी एक पूरी टीम थी। सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए बना दिया था ताकि पुराना बकाया टैक्स वसूला जा सके। फिर एक ऑडिटर जनरल था जो हर खर्चे पर नजर रखता था, एक अकाउंटेंट जनरल था जो सारे इनकम का हिसाब रखता था, और इन सब के ऊपर था खजीन यानी ट्रेजरर, शाही खजाने का रखवाला। एक सिक्का भी उसकी मर्जी के बिना इधर से उधर नहीं हो सकता था। तो सवाल उठता है, सुल्तानों ने जो कुछ भी बनाया उसमें से आज बचा क्या है? बड़े बड़े किले, शानदार मकबरे? नहीं, उनकी सबसे बड़ी विरासत कुछ और ही थी। एक साम्राज्य सिर्फ पत्थर और किलों से नहीं बनता, वो बनता है कंट्रोल के एक सिस्टम से। सुल्तानों की असली कहानी पत्थरों पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स में लिखी है जो उन्होंने बनाए। उनके किले तो वक्त के साथ खंडर बन गए, लेकिन उनके बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वही इस सल्तनत की असली आत्मा थे। और इस पूरी विरासत का कोहिनूर हीरा था इक्ता सिस्टम। ये एक जीनियस आइडिया था। सोचिए कैसे, सुल्तान दिल्ली में बैठा है और उसे बंगाल या दक्कन पर कंट्रोल करना है, कैसे करेगा? तो उसने अपने वफादार अमीरों को जमीन के टुकड़े दे दिए जिन्हें इक्ता कहते थे। अब उस जमीन से टैक्स वसूलने का काम उस अमीर का यानी इक्तादार का। वो उस पैसे से सुल्तान के लिए एक सेना भी मेंटेन करेगा, और जो पैसा बचेगा वो सीधा शाही खजाने में जाएगा। नतीजा, दिल्ली में बैठे बैठे सुल्तान को पूरे देश में एक तैयार फौज मिल गई, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, और दूर दराज के इलाकों पर कंट्रोल भी बना रहा। हाँ, और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किसी एक सुल्तान ने एक दिन में नहीं बना दिया, बल्कि हर सुल्तान ने इस इमारत में अपना एक पत्थर जोड़ा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनता और मजबूत होता गया। इस टेबल को देखिए, ये सल्तनत के बनने की पूरी कहानी कहती है। बलबन आया तो उसने फौज पर फोकस किया और दीवाने अर्ज बनाया। खिलजी को पैसे की जरूरत थी तो उसने टैक्स वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती किसानी पर ध्यान दिया तो फिरोज तुगलक ने लोगों की भलाई और गुलामों के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। मतलब हर सुल्तान अपनी जरूरत के हिसाब से इस मशीन में नए नए पुर्जे फिट करता गया और इसे और बड़ा और बेहतर बनाता गया। इमारतें तो वक्त के साथ धूल में मिल जाती हैं। आज जब हम सल्तनत के किलों के खंडहर देखते हैं तो हमें उनकी शानो शौकत का अंदाजा होता है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ बाहरी कवर है। उनकी असली विरासत वो सिस्टम है जो उन्होंने बनाए, वो कानून, वो डिपार्टमेंट्स, ये वो धागे हैं जो आज तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी महान साम्राज्य का असली भाग्य क्या है? क्या वो उसकी शानदार इमारतें हैं जो एक दिन ढह जाती हैं, या फिर वो सिस्टम जो उन इमारतों के मिट जाने के सदियों बाद भी किसी ना किसी रूप में जिंदा रहते हैं?